एक समय की बात है। एक राज्य में विष्णुदेव राय नाम के राजा शासन किया करते थे। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था वीरेंद्र। राजा हमेशा यही चाहते थे कि उनकी प्रजा सदैव सुखी रहे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। प्रजा के हर एक सुख दुख को जानने के लिए वो सिर्फ अपने जासूसों पर ही निर्भर नहीं रहते थे, लेकिन अक्सर वेश बदलकर वह अपने मंत्री के साथ अपने राज्य के भ्रमण पर खुद निकला करते थे। इस प्रकार उन्हें आम लोगों के साथ घुलने मिलने का और उनकी समस्याओं के बारे में जानने का अवसर मिल जाया करता था। एक बार महाराज को अपनी प्रजा का सुख दुख जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने मंत्री के साथ इस बारे में विचार करने का सोचा। काफी दिन हो गए हैं मंत्री जी, हम अपनी प्रजा के सामने वेश बदलकर नहीं गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा सुखी है भी या नहीं। हमें यह जानने की बहुत जिज्ञासा है कि उनको कोई परेशानी है या नहीं। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो क्या उन्हें प्रभावित कर रहा है, ताकि हम उनका निवारण कर सकें। महाराज, आपकी जिज्ञासा सही है। आपको प्रजा के बीच अवश्य जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपने साथ इस बार राजकुमार वीरेंद्र को रखना चाहिए। वह बड़े हो गए हैं, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि एक राजा को अपनी प्रजा के लिए किस प्रकार समर्पित होना चाहिए। वो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। वह हमारे भावी महाराज होंगे, तो उन्हें पता लगना चाहिए कि एक राजा को अपने राज्य के लिए किस प्रकार कार्य करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। इस बार जब हम हमारी प्रजा के सामने वेश बदलकर जाएंगे तो हम आपकी जगह पर राजकुमार वीरेंद्र को अपने साथ लेकर जाएंगे। अगले दिन राजा ने अपने पुत्र राजकुमार वीरेंद्र से इस विषय में बात करी और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें यहां पर एक विशेष बात करने के लिए बुलाया है। तुम बड़े हो गए हो और मेरे हिसाब से तुम्हें अब राजनीति के बारे में कुछ समझ होना जरूरी है। हम समय समय पर अपना भेष बदल बदल कर प्रजा के बीच जाया करते थे, जिससे कि हमें स्पष्ट रूप से प्रजा के सुख दुख का पता चले। हमने एक बार फिर से अपना भेष बदलकर प्रजा के सामने जाने का सोचा है, लेकिन इस बार मंत्री जी की जगह पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। यह तो बहुत अच्छा विचार है पिताजी। यह अनुभव तो बहुत अच्छा होगा। अपनी प्रजा से राजकुमार बन के नहीं, एक साधारण इंसान बन के मिलने का अनुभव रहेगा। महाराज अपने पुत्र के साथ किसान के भेष में राजधानी से दूर रामपुर नाम के गांव में जा पहुंचे। सर्दी के दिन थे और शाम हो चुकी थी। गांव की चौपाल में कुछ लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे। महाराज अपने पुत्र के साथ उन ग्रामीणों के बीच में जा बैठे। ग्रामीणों ने उन्हें मुसाफिर समझकर उनकी कुशल क्षेम पूछी और फिर वो अपनी बातों में व्यस्त हो गए। ग्रामीणों के बीच इस बार भी पिछले 3 सालों की ही तरह फसल ना अच्छी होने की चर्चाएं हो रही थी। अरे भैया, भूल गए का? रामपुर में आज से 3 साल पहले तक हर साल ही बहुत अच्छी फसल उग रही थी ना। हम लोग अपनी जरूरत भर के अनाज रख के बचा हुआ अनाज राजधानी में भी अच्छे दाम पर बेच दिया करते थे। पिछले 2-3 साल से लाले पड़े हुए हैं। क्या करें भैया, हम अपना अनाज राजधानी में भी जाकर नहीं बेच सकते हैं। अब करें तो क्या करें? जब अपने पास ही खाने के लिए नहीं है तो कहां से भेजें? महाराज का रामपुर आने का मकसद भी यही था कि वे रामपुर से राजधानी में अनाज ना आने का कारण जान सके। अलाव ताप रहे उन ग्रामीणों के बीच एक नौजवान ने यूं ही बात करते हुए अपनी राय दी कि यदि राज्य की तरफ से उनके गांव के खाने पीने का जिम्मा उठा लिया जाए तो वो अपने परिवार की समस्याओं को भूलकर खेतों में बड़ी मेहनत से काम कर अनाज का उत्पादन दोगुना तिगुना या चौगुना कर सकते हैं। ग्रामीणों ने उस नौजवान की बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन महाराज के मन में वो बात जैसे घर कर गई। सराय में रात गुजारते हुए महाराज विष्णुदेव राय ने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र, ग्रामीणों की बात सुनकर तुम क्या सोचते हो? जरा मुझे अपने विचार बताओ। पिताजी, मुझे लगता है किसी भी इंसान को अगर बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए तो मेरे ख्याल में वो आलसी होने लगता है। महाराज विष्णुदेव राय के दिमाग में
रात भर ग्रामीणों और अपने पुत्र वीरेंद्र की बातें घूमती रही और वो ठीक से सो भी नहीं पाए। दूसरे ही दिन वो राजधानी लौट आए। लौटते ही महाराज ने मंत्री जी से चर्चाएं की। मंत्री जी, हम बड़ी असमंजस में हैं। हमारी प्रजा चाहती है कि कुछ दिन हम उनके खाने का खर्च उठा लें ताकि वे पारिवारिक खर्चों के बारे में ना सोचकर कृषि उपज में ही अपना दिमाग लगाएं। किंतु राजकुमार का मत है कि ऐसा करने पे गांव वाले आलसी हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? महाराज, राजकुमार का कहना सही है। इतिहास साक्षी है कि जब जब प्रजाओं को मुफ्त सुविधाएं दी गई है वह आलसी ही हुए हैं। परंतु हम हमारे ग्रामीणों की भावनाओं को तो यूं आहत नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए मेरा मत है कि कुछ दिन तक ग्रामीणों के खान पान का खर्च राज्य को उठाना चाहिए। हम ये कुछ दिन में ही जान जाएंगे कि हमारे गांव वाले कर्मठ हुए या आलसी। रामपुर में घोषणा की गई कि राजा की तरफ से गांव में एक विशाल भंडारा खोला जाएगा जिसमें दोनों समय गांव वालों के भोजन का निशुल्क प्रबंधन किया जाएगा। इसके बदले में रामपुर के गांव वालों से उम्मीद की जाएगी कि वह निश्चिंत होकर खेतों में काम करे और अनाज के उत्पादन को बढ़ाकर उसे राजधानी पहुंचाए। राज्य उन्हें प्राप्त अनाज का उचित मूल्य भी देगा। इस आदेश के बाद मंत्री ने महाराज को समझाना चाहा कि छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, पर इससे बेहतर होता कि गांव वालों को उन्नतिशील कृषि यंत्र, बेहतर खाद या अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराए जाते और उन्हें खेती की नवीनतम विधियों से भी परिचित कराया जाता। किंतु महाराज ने मंत्री की एक ना सुनी। आप क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? क्या आप हमारे निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? हमें भी हमारी प्रजा की चिंता है। कुछ निर्णय हम स्वयं भी ले सकते हैं और हमें लगता है कि हमारा निर्णय सही सिद्ध होगा। महाराज के आदेशानुसार गांव के लोगों के लिए निशुल्क भंडारे की व्यवस्था हो गई। भंडारे से उन्हें दोनों वक्त बहुत अच्छा भोजन निशुल्क ही मिल जाया करता था। भरपेट भोजन करने के बाद वे लोग अपने काम पर निकल जाते। महाराज विष्णुदेव राय ने कुछ वक्त बाद अपनी योजना की प्रगति जानने की सोची। मंत्री जी, अपनी सेना की टुकड़ी लेकर रामपुर जाने का प्रबंध कीजिए। हम वहां के खेतों का निरीक्षण स्वयं करेंगे। हमें विश्वास है कि खेतों में गांव वालों ने बहुत मेहनत के साथ काम किया होगा और इस बार हमारी फसलें लहरा रही होगी। महाराज, मनुष्य को जब मुफ्त में ही खाने को मिल जाता है तो उसका ध्यान काम से और अपने कर्तव्यों से भटक जाता है। देखिए, सभी लोग कैसे निश्चिंत होकर आराम कर रहे हैं और समय का आनंद उठा रहे हैं। इन्हें फसल उत्पादन में कोई रुचि नहीं रह गई है महाराज। महाराज विष्णुदेव राय को अपनी योजना की निरर्थकता का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत निशुल्क भंडारे की व्यवस्था बंद करवा दी और मंत्री की राय के अनुसार सभी गांव वालों को उन्नतिशील कृषि यंत्र, अच्छी खाद व अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराए। अगले ही वर्ष से रामपुर में अनाज का उत्पादन 4 गुना हो गया और गांव वाले पहले से भी कई अधिक अनाज राजधानी विक्रय के लिए भेजने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.